देखो बच्चों, अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इससे जुड़े हुए सवाल। इसके पहले हम लोग वीडियोज में पढ़े थे एपरेंट डेप्थ, एपरेंट शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसके कुछ सवाल। दो मिरर अगर कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होंगे तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के क्लास में हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बारीकी से समझेंगे। देखो बच्चों, हम लोग के क्लास में, इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है लैंग्वेज का। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, फिर भी बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ होता है और सबसे इजीएस्ट डिफिनीशन तुम्हें इस चैनल पे ही मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान दो बच्चों कि कैसे हम लोग चीजों को बताते हैं, कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। तुम्हारे अंदर लैंग्वेज का विकास भी धीरे धीरे होना चाहिए कि तुम खुद से सब कुछ लिख पाओ, लेकिन सब चीजों से ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा समझ और सोच। कुछ भी रटना नहीं है, समझना है, सोचना है और लिखना है। घर पर नोट्स प्रिपेयर करो, बुक्स रीडिंग डालो, मैथ्स की तैयारी को करो और ध्यान पूर्वक पढ़ाई को करो बच्चों। तो देखो, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। अगर हिंदी बोले तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पे लाइट पहले डेंसर मीडियम में एक लाइट सोर्स है, यह डेंसर मीडियम है और इधर रेयरर मीडियम है। मतलब अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे रेयरर टू डेंसर ला रहे थे, मीडियम का चेंज ही रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट जो है, यहां से ध्यान दो बच्चों, लाइट जो है वह ट्रेवल कर रहा है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो उसका एंगल जो है वह बड़ा होते जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आई है और यह बच्चों आर है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाने पे लाइट जो होता है वह नॉर्मल से दूर भागता है। क्यों भागता है, पीछे वीडियोज में बताया है, पीछे जाके क्लास को देख लेना है। देखो बाबू, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो साइन आई जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के। साइन आई बाई साइन आर म्यू होता है, तो साइन आई जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के। तो आई जो होता है वह अगर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। अगर आई को तुम बढ़ाते हो, आई को इंक्रीज करते हो, तो आर भी तुम्हारा बढ़ेगा। तो इस रे को तुम देखो, इसके कंपेयर में इसका आई बड़ा हो गया है, तो इसका आर और बड़ा हो जाएगा इसके कंपेयर में। आई का वैल्यू बढ़ा दिए, आर का वैल्यू भी बढ़ गया। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान दो बच्चों। पहला, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगा, और अगर आई का वैल्यू बढ़ा दोगे तो आर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होगा। लेकिन आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है साइन आर का, तो 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 1, और 1 वैल्यू कहां होता है, तो 90 डिग्री पे। मतलब आर अगर बढ़ते बढ़ते, आर अगर 90 डिग्री हो जाए, आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए, उस समय जो इंसिडेंट एंगल होगा आई, उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं सी। तो अब यहां तीन बातों पर ध्यान दो। डेंसर से रेयर मीडियम की ओर लाइट जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, और अगर इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा। और अगर रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए, मतलब अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर ले, उस समय जो इंसिडेंट एंगल होगा उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तब तो लाइट अब उधर तक जा नहीं सकता है, तो उस स्थिति में लाइट उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि साइन आई बराबर बच्चों म्यू साइन आर होता है। अब साइन आर तो पॉसिबल ही नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि वैल्यू अब आई जो है वह अब वह वैल्यू देगा जिसमें आर से का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए, वो तो हो नहीं सकता है, तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जो डिफिनीशन हम लिखे हैं लैंग्वेज के माध्यम से, उसको तुम लोग बाबू ध्यान से समझो। लिखे हैं डिफिनीशन, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा।
और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए तो लाइट उसी मीडियम में, सेम मीडियम में टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन करते समय वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, मतलब यह जो एंगल होगा वह एंगल भी वही होगा। तो टोटल एंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल पर तुम लोग बातों को बाबू उम्मीद करते हैं कि समझ गए होगे। और डिफिनीशन तो यह बोर्ड तुम लोग को लिख लेना है, डिफिनीशन देख लो, बार बार बोल दिए हैं और इसके आगे टर्म्स बताते हैं बच्चों। देखो बच्चों ध्यान दोगे, डेंसर मीडियम यह है और इधर है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू माने और रेयर मीडियम को हम 1 मान ले, एयर मान ले, वैक्यूम मान ले, लाइट इधर गया तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, दूर मुड़ते मुड़ते अगर एंगल 90 डिग्री बन जाए, मतलब आर क्या हो जाए बच्चों 90 डिग्री, तो इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। पीछे डिफिनीशन बता चुके हैं। तो अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर बराबर साइन आई बाई साइन आर 1 बाई म्यू, साइन आई बाई साइन आर तो 1 बाई म्यू। तो साइन आई के जगह पे हम सी लिख दिए, आर के जगह 90 डिग्री लिख दिए, तो 1 बाई म्यू। तो साइन आई जो आया वो 1 बाई म्यू आया। तो अगर इनवर्स में लिखें तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा इनवर्स फंक्शन के लिए, इस तरह लिखा जाता है, अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान याद रख लेना। साइन सी क्या है बच्चों तो 1 बाई म्यू, यह फॉर्मूला है मेरा। इससे हम सीखने को मिला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा। इफ refractive index increases, critical angle decreases, critical angle decreases। इसका मतलब हुआ बच्चों कि मोर डेंसर तो मोर म्यू, ज्यादा डेंसर होगा तो ज्यादा म्यू होगा, और ज्यादा म्यू होगा तो लेस क्रिटिकल एंगल होगा, लेस क्रिटिकल एंगल। ध्यान देना बच्चों, मान लो बाबू कि अगर एक मीडियम है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर μ2 है, अगर यहाँ पे C एंगल बना और इधर 90 डिग्री बना, तो साइन C अपॉन साइन 90 डिग्री लिखेंगे μ2 अपॉन μ1, साइन C बाई साइन 90 μ2 अपॉन μ1। तो C बराबर साइन C बराबर यहां से μ2 बाई μ1 आएगा। यह सभी बातें तुम हमेशा ध्यान रखना। अगर बेसिक समझते हो कि स्नेल्स लॉ लगाने टाइम में साइन C बाई साइन आर तो 1 बाई म्यू, मतलब इधर का म्यू पहले और फिर इधर का म्यू लिखते हैं तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखो फॉर वाटर एयर इंटरफेस, माने एक साइड वाटर हो और एक साइड बच्चों एयर हो, एक साइड वाटर हो और एक साइड एयर हो। तो वाटर एक साइड है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 होता है और एयर का हम लोग 1 लेके चलते हैं, वैक्यूम के बराबर लेके चलते हैं। तो अभी तुम पढ़े हो कि साइन C 1 बाई म्यू होता है अगर एक साइड एयर हो रेयर मीडियम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो C का वैल्यू जो आएगा 49 डिग्री आएगा। याद रखने वाला बात है, मतलब वाटर एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वह 49 डिग्री का होता है। यह बात याद रखना बच्चों। तो ध्यान दो कि अगर वाटर एयर इंटरफेस होगा तो क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होगा। इसको बाबू लिख लेना है, तुम लोग को नोट कर लेना है। इसमें क्रिटिकल एंगल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया और यह बताया गया कि ज्यादा डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। देखो आउट ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडीज,
आउट ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडी जितने होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो म्यू जो होता है डायमंड का वो 2.42 होता है, 2.42। अगर डायमंड एयर इंटरफेस के लिए बात करें हम, डायमंड एयर इंटरफेस के लिए बात करें तो फिर से साइन सी बराबर 1/μ होगा, 1/2.42 होगा। और इसको सोल्व करेंगे हम तो 24 डिग्री अप्रोक्स आएगा। यह बच्चों हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखा गया होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तुम्हें बस याद रखना है कि डायमंड एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है बच्चों वह होता है 24 डिग्री, और वाटर एयर इंटरफेस के लिए क्या होता है बाबू, तो 49 डिग्री होता है। तो क्रिटिकल एंगल डायमंड एयर इंटरफेस का जो होगा वह सबसे कम होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह सबसे अधिक होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस बात को तुम लोग याद रखोगे। यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या है, तो डेंसर से रेयर मीडियम की ओर अगर लाइट जाता है तो लाइट नॉर्मल से दूर मुड़ते अगर किसी ऐसा एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल उसका 90 डिग्री हो जाए तो जो इंसिडेंस एंगल होता है उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यह बात बच्चों ध्यान रखना। तो लाइट जो होता है वह रिवर्स रूल को ओबे करता है, यह बात भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। मतलब जो लाइट क्रिटिकल एंगल पे पड़ा वह 90 डिग्री, जो लाइट क्रिटिकल एंगल पे पड़ा वह 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन एंगल बनाएगा। तो जो लाइट 90 डिग्री पे आएगा वह क्रिटिकल एंगल पर मुड़ेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोले हैं अभी, इसको थोड़ा रिपीट करके देख लेना। ध्यान दो बच्चों कि डाइवर्जन मतलब एक गोताखोर जो पानी में है वह सेटिंग सन को, डूबता हुआ सन या उगता हुआ सूरज को कैसे देखेगा, इसको ध्यान दो बच्चों। तो मान लो एक गोताखोर नदी में, समुद्र में, अंदर में है, तो ध्यान दोगे बच्चों यहाँ पे एक सेटिंग सन है। अब सन सेट करने वाला है, सेटिंग सन है सन। तो सन का लाइट जो आएगा वह एकदम पैरेलल आने लगेगा, मतलब सरफेस के पैरेलल आने लगेगा। अब ऊपर आता तो सीधा लाइट आता, अब सेटिंग सन होगा तो सरफेस के एकदम पैरेलल होने लगेगा। तो लाइट ऐसे आएगा तो वह क्रिटिकल एंगल पर मुड़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल पर यहाँ मुड़ जाएगा। यही रिवर्स रूल बोल रहे थे कि क्रिटिकल एंगल का लाइट, जो लाइट क्रिटिकल एंगल पे पड़ता है वह सीधा इस तरह से R बराबर 90 डिग्री बनाता है, और जो लाइट सीधा इस तरह से पैरेलल आ रहा है वह मुड़ेगा तो क्रिटिकल एंगल पर मुड़ेगा। मान लो बाबू यहाँ डाइवर है, तुम्हारा गोताखोर है, पानी में जो डाइवर है वो यहाँ पे है, तो उसको लगेगा कि रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से आ रहा है बच्चों, तो उसे लगेगा कि रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से आ रहा है, इधर से वह देखेगा। तो एक्चुअल तो सन यह है और उसको वर्चुअल सन यहाँ दिखाई देगा, वर्चुअल सन यहाँ दिखाई देगा। सी वाटर एयर इंटरफेस है, वाटर एयर इंटरफेस। वाटर एयर इंटरफेस के लिए सी का वैल्यू 49 डिग्री तुम आज ही पढ़े हो, 49 डिग्री। तो यह अगर 49 डिग्री होगा तो यह भी 49 डिग्री होगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा 41 डिग्री, तो ना 90 पूरा होगा। तो यानी कि डाइवर इनसाइड वाटर, डाइवर इनसाइड वाटर कैन सी सेटिंग सन एट एंगुलर एलिवेशन ऑफ 41 डिग्री। तो जो डाइवर है, जो पानी के अंदर डाइवर है, वह डूबता हुआ सन को 41 डिग्री के एंगुलर एलिवेशन पे देखेगा। इस कॉन्सेप्ट को तुम अब समझ चुके होगे। अब मेरा एक नया कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझना भी नहीं है, लिख भी लेना है, लिख के फिर रिपीट भी करना है, पढ़ना है सब चीजों को। तो ध्यान दो बच्चों। इसके अलावा अब मेरा अगला टॉपिक आता है। देखो सभी टॉपिक जो हम तुम लोग को बता रहे हैं वह एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स ही तुम्हें बताया जा रहा है।
कि कॉन्सेप्ट के साथ तुमको एग्जाम भी देना है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो पूछ सकता है कि डाइवर्विजन एक्सप्लेन करो, तो इस तरह से तुम आंसर दे सकते हो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इवन जी एडवांस, मेंस और नीट में और बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो क्वेश्चन तो नहीं ही बना सकते हो। तो ध्यान दो बाबू, फिश आई व्यू, एक पानी के अंदर जो मछली होगा वह कैसे आउटसाइड वर्ल्ड को देखेगा, इसके बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों ध्यान दो, अगर हम बोले, थोड़ा डायग्राम ड्रा कर ले रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझोगे बच्चों। यहां पे फिश है, फिश अंडर वाटर, पानी के अंदर फिश है। तो पानी के अंदर जो फिश है वह जो लाइट देखेगा, इधर का लाइट देखेगा, आएगा क्रिटिकल एंगल पर मुड़ जाएगा। हम बोले बच्चों तुम लोग से कि क्रिटिकल एंगल का जाता हुआ लाइट 90 डिग्री एंगल का रिफ्रैक्शन एंगल बनाता है, और जो लाइट 90 डिग्री पे आएगा, माने सरफेस के पैरेलल आएगा, वह लाइट क्रिटिकल एंगल पर मुड़ेगा, क्योंकि लाइट रिवर्स रूल को ओबे करता है। तो यहाँ फिश है, तो मछली जो है यहाँ है, तो इधर का चीज किधर दिखेगा, यहाँ का चीज उसको इधर दिखेगा। तो यानी कि जो मछली है बच्चों, वह एक इन्वर्टेड कोन में पूरा बाहरी दुनिया को देखेगा। इधर का चीज इधर देखेगा, इधर का चीज इधर देखेगा, तो पूरा बाहरी दुनिया को इस कोन के थ्रू ही वह देखेगा, इधर का चीज को इधर देखेगा। मतलब एक इन्वर्टेड कोन और वाटर एयर इंटरफेस है, वाटर एयर इंटरफेस है, तो क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री है। तो यह 49 और यह 49 यानी 98 डिग्री, 49 49 98 डिग्री। तो फिश इनसाइड वाटर, फिश इनसाइड वाटर कैन सी outside world in inverted cone of angle 98 डिग्री। इन्वर्टेड कोन शंकु में देखेगा, जिसका एंगल क्या होगा, वर्टिकल एंगल क्या होगा बाबू, 98 डिग्री होगा। तो ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरी है। लेकिन अब इस पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, और जो हम मेंस एडवांस कंपटीशन का बात किए वह इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो सभी चीजों के लिए तुम्हें थ्योरी का समझ होना चाहिए। मान लिया जाए डेप्थ ऑफ फिश h है, और यहाँ r जो है रेडियस ऑफ कोन है। h मान लिए बाबू डेप्थ ऑफ फिश, डेप्थ ऑफ फिश मेरा h हो गया, r मान लिए रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तो यहां से C अगर क्रिटिकल एंगल है वाटर एयर इंटरफेस का, C अगर क्रिटिकल एंगल है, तो हम लोग साइन C बराबर 1/μ लिखेंगे। पहले हम आज ही के क्लास में यह बात पढ़ चुके हैं। तो साइन C हमें पता चल गया। तो साइन C अगर पता चल जाएगा और हमें डेप्थ निकालना है, रेडियस डेप्थ में और रेडियस में रिलेशन अगर निकालना होगा, तो यहाँ पे अगर हम फिगर को देखते हैं, इस फिगर को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो यह डेप्थ मेरा h है और यह r है और यह एंगल C है, अल्टरनेट एंगल से यह C होगा। तो साइन C से तो मेरा काम चलने वाला नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो tan लाना पड़ेगा। तो देखो P बाई H, तो B निकाल लेंगे। तो यहां से अगर हम tan C निकालेंगे तो P के जगह तो 1 है और B के जगह h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। साइन थीटा अगर दिया हो तो उसे tan थीटा निकालना, तो तुम लोग सभी लोग जानते हो बचपन से ही, P बाई H है तो B निकालें √h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर करके निकाल लिए। अब tan C मेरा मालूम चल गया, तो tan C से हम लोग लिख सकते हैं r/h 1/√μ स्क्वायर माइनस 1। तो h इक्वल टू आ गया r√μ स्क्वायर माइनस 1। यही तुम्हारा डेप्थ ऑफ फिश का थ्योरी हुआ। डेप्थ ऑफ फिश आ गया r√μ स्क्वायर माइनस 1।
तो अगर म्यू पता है, आर पता है, तो डेप्थ ऑफ फिश बता सकते हो। अगर डेप्थ ऑफ फिश पता है, म्यू पता है, तो कितना रेडियस के कोण में वह देखेगा यह बता सकते हो। एक ऐसा सवाल भी एक बार पूछा था कि वाटर में एक बल्ब रख देंगे तो लाइट जो निकलेगा, लाइट ऐसे जाके ऐसे पसर जाएगा, तो लाइट जो बाहर निकलेगा वो भी एक इन्वर्टेड कोन से निकलेगा, तो कितना एरिया से लाइट निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर एरिया निकालने के लिए हमें आर निकालना था, डेप्थ हमें दिया हुआ था। तो यह बोर्ड में और कंपटीशन में सब चीज के लिए थ्योरी है। ऑप्टिक्स के लिए खास बात है बाबू, जो जानना जरूरी है तुम्हें, बहुत से हेवी न्यूमेरिकल्स और बहुत हेवी थ्योरी भी इसमें होता है, लेकिन कंपटीशन हो या बोर्ड हो, लाइट सब चीज के लिए बराबर होता है, इसलिए बेसिक को पकड़ के रहोगे। ठीक है, अब इसके आगे हम क्वेश्चंस बता रहे हैं अलग। देखो बच्चों, अगर तुम क्लास इस चैनल के थ्रू कर रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर भी लिखवाना मेरा ही जिम्मेवारी है। तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर्स भी लिखवाएंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ध्यान से समझो, यह चैनल कंप्लीट पैकेज तुम्हें प्रोवाइड करेगा। यह नहीं कि क्वेश्चन अलग, न्यूमेरिकल अलग, कॉन्सेप्ट अलग, केवल हम समझाने के लिए खड़े हैं। नहीं बच्चों, हम सब कुछ के लिए खड़े हैं और सब कुछ तुम्हें बताएंगे, इसलिए ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन आता है कि डायमंड स्पार्क कैसे करता है, हीरा जो है वह चमकीला क्यों होता है। तो ध्यान दो, आउट ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडीज, जो भी पारदर्शी बॉडीज हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज हैं, सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमंड का ही होता है, यह पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो क्रिटिकल एंगल कम होता है। तो 24 डिग्री अप्रोक्स होता है, उसे और एग्जैक्ट डाटा हम बोलोगे तो 24.42 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ 24 ध्यान रखना। लाइट रे ट्रेवल करेगा डायमंड से एयर की ओर। मान लो डायमंड है, इस तरह का कुछ शेप है उसका, लाइट डायमंड से एयर की ओर ट्रेवल कर रहा है, 24 डिग्री से कम एंगल पे पड़ा तो बाहर निकल जाएगा। अगर 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे पड़ा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे पड़ गया, तो लाइट क्या होगा, अंदर ही घूमते रह जाएगा। लाइट जो होगा अंदर ही घूमते रह जाएगा। यानी कि देखो, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डायमंड टू एयर एंड इट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 24 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल इज मोर देन 24 डिग्री, इज मोर देन 24 डिग्री। मतलब 24 डिग्री से अगर अधिक एंगल होगा तो अंदर ही घूमते रहेगा, और 24 डिग्री से और कम रहेगा तो वह बाहर निकलेगा। तो डायमंड का शेप इस तरह से बनाया जाता है, शेप ऑफ डायमंड इज मेड सो दैट 90% लाइट अंदर ही घूमते रह जाए। तो डायमंड सब लाइट अंदर ही घूमते रह जा रहा है, इसलिए हीरा जो है चमकीला होता है, स्पार्क करता है। तो बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको नोट करके लिख लोगे कि अगर डायमंड जो है वह चमकीला होता है क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह सबसे अधिक होता है, क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है, और क्रिटिकल एंगल सबसे कम होने के कारण वह क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर अगर गिरेगा तो बाहर निकल जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे गिरेगा तो अंदर ही घूमते रहेगा। और ज्यादातर लाइट अंदर ही घूमते रहता है क्योंकि दो बातें हैं, एक तो क्रिटिकल एंगल कम है और दूसरा कि हमारा शेप इस तरह से बनाया जाए कि ज्यादातर लाइट अंदर ही घूमते रहे, इसलिए हीरा जो है वह चमकीला होता है। तो हीरा का खासियत क्या है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके शेप का निर्माण। अब देखो बाबू, एक स्पेशल चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि कोई भी मिरर के लिए, बहुत स्पेशल टॉपिक है यह, कोई भी मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, अगर स्फेरिकल मिरर का बात कर रहे हैं तो उसमें प्लेन मिरर भी इंक्लूड हो जाता है फोकल लेंथ इन्फिनिटी लेके। कोई भी दिए हुए मिरर के लिए फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, कोई भी मिरर में फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है बच्चों। तो 1/v + 1/u = 1/f। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगा। अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ v के पावर -1, डी बाई डी टी ऑफ u के पावर -1 और डी बाई डी टी ऑफ 1/f। डी बाई डी टी दोनों साइड लगा दिए बच्चों। 1/v है तो v के पावर -1 लिख देंगे। यहां पे ध्यान दोगे d बाई डी भी v के पावर -1 और dv बाई dt। dv यहां लगा है तो dv यहां भी लगाना पड़ता है। यह बात जानो बच्चों कि d बाई डी एक्स, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n-1 होता है। लेकिन पावर का डिफरेंशिएशन तभी होता है जो यहाँ पे है वह यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हम v के पावर का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट टू में v ही होना चाहिए। तो हम dv अपना मन से ला दिए तो dv यहाँ भी लगाना पड़ेगा। वही काम u के लिए भी करना पड़ेगा। यह सभी बच्चे जो कैलकुलस जानते हैं वह तो समझ जाते होंगे, जो मेडिकल के तैयारी के लिए होंगे, जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे उनके लिए यह बताना जरूरी है और लेकिन उनको ध्यान देना भी जरूरी है। u का पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो du रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, तब du बाई dt। dt तो पहले से मौजूद ही है, dv यहाँ लगाए तो dv यहाँ लगा दिए। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। अब डिफरेंशिएशन होता है पावर साइड में, पावर में की कमी। कभी भी पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो पावर साइड में, पावर में की कमी, पावर साइड में, पावर में की कमी, du बाई dt बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे आया माइनस v के पावर -2 dv बाई dt माइनस u के पावर -2 du बाई dt इज इक्वल टू 0। तो बच्चों -1/v² dv बाई dt -1/u² du बाई dt। तो dv बाई dt बराबर आ जाएगा, सबको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो -v²/u² du बाई dt। अब dv क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो इमेज का लोकेशन, इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज के डिस्टेंस में चेंज बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम होता क्या है? स्पीड। तो यह इमेज का स्पीड हुआ, इमेज स्पीड -v²/u²। u माने क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में चेंज बाई टाइम। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बाई टाइम, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड। तो अगर कोई मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से चलने लगे तो उसका इमेज भी कुछ स्पीड से चलने लगेगा। तो देखो बाबू, u तुम्हें दिया रहेगा तो तुम v निकाल सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से। u अगर तुम्हें नोन है, दिया है, तो तुम v निकाल सकते हो। और ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है तो तुम इमेज का भी स्पीड निकाल सकते हो। तो बड़े कंपटीशन में इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है कि एक मिरर है और मिरर का फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इमेज का स्पीड बताओ जब ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर हो। जब ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर हो यानी u 10 दे दिया तो v तुम निकाल लो। तो u मालूम है, v मालूम है, ऑब्जेक्ट की स्पीड दिया ही था, तो इमेज स्पीड तुम निकाल सकते हो। लेकिन यह जो तुम स्पीड निकाल रहे हो बच्चों, यह तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसको नोट कर लेना, इसमें थोड़ा स्पेशल बात है। तो बच्चे क्या होते हैं, स्पेशल बात, स्पेशल है नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज आ गया नहीं पढ़ेंगे। तुमको चुनना नहीं है, तुमको सिलेक्शन करके नहीं पढ़ना है, तुमको सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने के लिए तुम आए हो, क्योंकि तुमको 70 में नंबर छाट के नहीं लाना है तुमको कि 70 नंबर में ही लिखेंगे ही छोड़ेंगे, इससे नहीं पढ़ना है तुमको। तुमको 70 नंबर का लिख के आना है और 70 लाना है। इसलिए मेहनत करो और धीरे धीरे ही सही लाइट में हम लोग बहुत दूर तक अप्रोच कर लेंगे। और साथ देते रहो, मेहनत करते रहो और फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते रहो। ठीक है बच्चों।